बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लवली पीपल, वी क्लेम योर लेजेंड्स हुम यू फॉरगॉट के साथ ज़फ़र इकबाल आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर है। जैसा कि आप जानते हैं कि हर बार हम अपने चैनल पर किसी लेजेंड, ग्रोइंग हीरो या हीरो को सामने लेकर आते हैं। आज हमारे चैनल पर जो हमारे मेहमान हैं उनका ताल्लुक़ भी शो बिज़नेस से है और शो बिज़नेस की एक बहुत बड़ी फील्ड है स्टेज परफॉर्मेंस करते हैं आप। इस गेस्ट का नाम है सरमद। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सरमद, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, दुआएं आपकी। अच्छा सरमद, आप मुझे ये बताइएगा कि आपका पूरा नाम क्या है? ये सवाल मैं हर एक मेहमान से पूछता हूँ। अच्छा मेरा पूरा नाम है सरमद साबिर ख़ान। सरमद साबिर ख़ान जी, ठीक। अच्छा सरमद, आपकी एकेडमिक जो आपकी एजुकेशन है वो कहाँ से हुई? मेरी कराची से है, बहरिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हूँ। अच्छा। उससे पहले अगर स्कूलिंग की बात की जाए तो हमदर्द पब्लिक स्कूल कराची, हब डैम के पास है। अच्छा। वहाँ से मैट्रिकुलेशन है, फिर गवर्नमेंट एसएम साइंस कॉलेज से इंटरमीडिएट। अच्छा। उसके बाद बहरिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की थी मार्केटिंग के अंदर। अच्छा, तो इंटरमीडिएट आपका किस ग्रुप में है? प्री इंजीनियरिंग में है। प्री इंजीनियरिंग, वालिद साहब के कहने पे। अच्छा। मुझे बिल्कुल कोई शौक नहीं था उसका। तो अपना क्या शौक था? अपना शौक मेरा उस वक्त जो था वो कॉमर्स का था। कॉमर्स से इंटरमीडिएट करूं और फिर आगे चल के मैं बीकॉम या बीबीए, जो कि मैंने एक्चुअली किया, बीबीए मार्केटिंग, वो मैं करूं। तो वालिद साहब का ये कहना था कि नहीं, इंटरमीडिएट इंजीनियरिंग से होना चाहिए, सो दैट ऑप्शंस बहुत सारे मिल जाते हैं। मेडिकल के अलावा आप हर जगह जा सकते हैं। जैसे आमतौर पे कहा जाता है कि मैट्रिक आप साइंस से करें, हाँ, चाहे बाद में आप कुछ भी ले लें, लेकिन मैट्रिक साइंस से होना चाहिए। ठीक है। तो बस वो किसी तरह किया, क्योंकि मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था इंजीनियरिंग की साइड पे, और मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब अच्छा बहुत ही डर लगता, डरावनी लगती थी। अच्छा, नाइटमेयर था। अच्छा। तो खैर अल्लाह का शुक्र है, पास कर लिया था इंटरमीडिएट को। कितने नंबरों से? मेरे फर्स्ट ईयर में आए थे 66% आया था। अच्छा। बट सेकंड ईयर में मेरे बहुत ज़्यादा गिर गई थी परसेंटेज। अच्छा, और गिर गई थी और ज़्यादा। मतलब मैं, आप समझ लें, एग्रीगेट जो मेरा आया था वो 60% आया था। 60%। सॉरी, आई एम सो सॉरी, 59%। अच्छा, पॉइंट्स में कुछ था आगे? मुझे याद नहीं है, बट 59 तो था। अच्छा। और मैं बहुत सारी जगहों पे अप्लाई किया हुआ था, जहाँ से कुछ जगहों पे मैं एक्सेप्ट भी कर लिया गया था। अच्छा। बट रिजल्ट बाद में आता है, आपको मालूम है। तो वो पहले ही टेस्ट्स वगैरह हो जाते हैं कि जब रिजल्ट आ जाए तो आप ट्रांसक्रिप्ट जमा करा दीजिएगा। तो 2-3 जगहों से मुझे फारिग भी कर दिया गया था। अच्छा। कि आपकी 60% से कम आई है परसेंटेज। अच्छा जी। तो वो एक थोड़ा मुश्किल फेज था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। बहरिया में 4 साल मैंने पढ़ा, मार्केटिंग के अंदर ग्रेजुएशन की। मेरा यादगार तरीन वक्त था वो। ग्रेट। तो कभी ऐसा हुआ कि जब आप पढ़ रहे थे तो उन दिनों में कभी दिल में ये आया हो कि ये तो मैंने वालिद के कहने पर ये किया और ये क्या कर लिया मैंने? और जब इंटरमीडिएट कर रहा था इंजीनियरिंग में, वालिद के कहने पे, वो खुद इंजीनियर हैं। अच्छा। और किस चीज़ के इंजीनियर हैं? वो मतलब PIA में इंजीनियर थे। अच्छा। जहाज वगैरह और वो सब। अच्छा। तो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर थे। अच्छा। अब रिटायर्ड हैं PIA से। ये अच्छी बात है, अब रिटायर्ड है। हाँ, अब रिटायर्ड। वरना बहुत ज़्यादा वो फिर इन होते, बिल्कुल मीडिया में इन होते वो। उस वक्त, जिस वक्त उनकी इंडक्शन हुई थी, PIA के बहुत अच्छे हालात थे। अच्छा। इन अर्ली 80s उस वक्त PIA के बहुत अच्छे हालात थे। फिर और उस वक्त वो बहुत ही जूनियर लेवल पे इंडक्ट हुए थे। अच्छा। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो एग्जाम्स भी देने पड़ते हैं, इम्तिहानात दे के अपने आप को उन्होंने अपग्रेड किया। सही। तो उसके साथ फिर फिर उनकी एक्सपेक्टेशंस फिर यही थी कि सब इंजीनियर ही हों घर के अंदर, जो कि ऐसा नहीं हो सका। मेरा सिर्फ भाई, हम 4 बहन भाइयों में सिर्फ बड़ा भाई इंजीनियर बना। अच्छा। और बाकी सब अलग। तो आपका दिल नहीं चाहा कि PIA से वालिद का ताल्लुक है तो मैं पायलट की तरफ जाऊं? मेरा स्टीवर्ड बनने का बहुत ज़्यादा शौक था। अच्छा, खिदमत करने का बहुत ज़्यादा। और उसकी वजह PIA नहीं थी, या ये भी नहीं, मैं ऑनेस्टली अगर कहूँ कि वालिद साहब PIA में थे तो मैं भी PIA से किसी तरह मुंसलिक रहूँ। मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक है। अच्छा। तो आसान तरीन रास्ता जो है ट्रैवलिंग का, वो ये है कि आप स्टीवर्ड के तौर पर इंडक्ट हों
तो फिर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दुनिया देखने को मिलती है अगर आप अपने आप को एक अच्छा स्टीवर्ड प्रूफ करते हो। तो फिर आपको डोमेस्टिक से इंटरनेशनल फ्लाइट्स मिलती हैं। तो बेहतर अगर आप अपने आप को अच्छा स्टीवर्ड साबित करें तो आपको डोमेस्टिक से इंटरनेशनल फ्लाइट्स मिलती हैं, और फिर दूसरी बेहतर से बेहतर एयरलाइंस के अंदर भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, और बहुत अच्छा करियर है। अब भी मेरी नज़र बहुत अच्छा है, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली हो नहीं सका, स्टीवर्ड में नहीं बन सका। तो ज़िंदगी में कभी आपने PIA से सफ़र किया? बहुत सर, बहुत ज़िंदगी में बहुत PIA ही से सफ़र किया। तो कभी मतलब PIA में जब आप सवार होते थे, हाँ, तो उस वक्त नहीं डर लगता था, क्योंकि उस वक्त इतना था नहीं। मतलब मैं अगर बात करूं, ये सोचते होंगे कि अब तो सवार हो गए, अब तो हो गए, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता, अल्लाह मालिक, दरवाजे बंद हो गए। तो कोई अब उसमें ये है कि मुश्किल देखें, अब मैं तकरीबन कोई पिछले 6 साल से मैंने PIA में सफ़र नहीं किया है। अच्छा। और इन्हीं सब 6 सालों के अंदर बहुत सब देखने को मिला है। उससे पहले तो हम चले जाते थे बस, हम लोग, क्योंकि वो हमारे इंसेंटिव होता था, टिकट हमारे जो है वो फ्री होता था डोमेस्टिक जी। तो डोमेस्टिकली भी किया है। अच्छा। और इंटरनेशनल ट्रैवल भी किया है, PIA से ही किया है। कहाँ गए हैं आप इंटरनेशनल? सर मैं, जो मुझे मेमोरी में नहीं है, वो सऊदीया 2 साल की उम्र में थे हम, उम्र करने गए थे। अच्छा। मैं 2 साल की उम्र का था। अच्छा। उसके बाद जो मुझे याद है, दुबई। अच्छा। उस वक्त दुबई जो था वो बिल्कुल कुछ डेवलप नहीं था, 96 में गया था मैं। सही। और हम किसी से मिलने गए थे वहाँ अपने रिलेटिव्स में। श्रीलंका 99 में गया था। अच्छा। और बिल्कुल 99 का वर्ल्ड कप चल रहा था, पाकिस्तान जिम्बाब्वे का क्वार्टर फाइनल। अच्छा। मैंने श्रीलंका लैंड हुए थे हम कोलंबो में। अच्छा। और वहाँ पे जो होटल लिया था वहाँ पर हमने वो क्वार्टर फाइनल देखा था। अच्छा। वहाँ के ओनर को पता चला था कि होटल में इस वक्त पाकिस्तानी फैमिली आई है। अच्छा। और वो अपने रूम में बैठा हुआ मैच देख रहा था। श्रीलंका उस वक्त, ऐसा मुझे अच्छी तरह याद है, श्रीलंका उस वक्त तक टूर्नामेंट से आउट हो चुका था। तो वो पाकिस्तान को बहुत सपोर्ट कर रहे थे वो। अच्छा। तो उसने हमें अपने रूम में बुलाया, हमारी पूरी फैमिली को, मुझे, मेरी वालिदा को, अब्बू को। अच्छा। और मैच दिखाया, मैच देखने की दावत दी कि आपके चल रहा है मैच। सकलैन मुश्ताक ने उसमें हैट्रिक की थी, ये भी मुझे अच्छी तरह याद है। वो पूरी उसके साथ वो है। तो वो 99 का वर्ल्ड कप चल रहा था, साथ में श्रीलंका मैंने देखा है काफ़ी, और बहुत खूबसूरत। एडम्स पीक देखा है? एडम्स पीक देखा है सर, बिल्कुल। अच्छा। क्लाइंब भी किया है सर। हाँ, कैसे लगा वो? बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत ज़बरदस्त है। वो स्पेसिफिक मौसम है जिनमें आप वहाँ जा सकते हैं। सही। जून के बाद आप वहाँ नहीं जा सकते। अच्छा। जुलाई के बाद, सॉरी। गर्मी होती है? नहीं, वो इतनी हाइट पर है कि वहाँ बादल जो हैं वो नीचे आए हुए होते हैं, और मौसम जो है क्लैरिटी नहीं होती विजुअल, तो आपके लिए इतना आसान नहीं होता उसको क्लाइंब करना, उस पर जाना, और कोई भी आपको लेकर नहीं जाता वहाँ। वो रिस्ट्रिक्टेड होता है वो जगह, और हर मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले इंसान वहाँ पर जो है पहुँचा हुआ होता है। आदम अलैहिस्सलाम तो सबके, बिल्कुल सबके हैं वो, एडम। और बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत ज़्यादा। नूर एलिया में है। अच्छा। एडम्स पीक जो है, नूर एलिया एक पूरा एक तरह का आप समझ लें डिस्ट्रिक्ट है या टाउन है, उसके अंदर एक इलाके में जो है, उसमें वो पहाड़ी इलाके के अंदर जो है वहाँ पर वो मौजूद है। और बहुत तो नाजरीन, आपने अभी जैसे सरमद की बातों से अंदाज़ा लगाया कि PIA पर उन्होंने 6 साल हो गए तकरीबन के अभी तक दोबारा सफ़र नहीं किया जी। और PIA एक बहुत खूबसूरत नाम है, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, लेकिन इन कुछ अरसों में ऐसा महसूस होता है कि वाकई ये PIA है। अब ये एक फूड ऑफ थॉट है आप सबके लिए। सरमद, आप मुझे ये बताएंगे कि आपने जब ग्रेजुएशन कर ली तो आप स्टेज परफॉर्मेंस के लिए, जो आपकी जो फील्ड है इस वक्त, आप ग्रेजुएशन के बाद उसमें आए? नहीं, मैं ड्यूरिंग ग्रेजुएशन स्टेज पे आ गया था। अच्छा। मैं अपने कोई, आप ये समझ लीजिए, कोई फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में होऊंगा यूनिवर्सिटी में, बिल्कुल नया नया आया था। अच्छा। तो मैंने स्टेज प्लेज यूनिवर्सिटी में शुरू कर दिए थे, लेकिन वो बिल्कुल, लेकिन वो स्टेज प्लेज हमें लगता था कि वो स्टेज प्ले है, वो होता नहीं था। वो ऐसी एक टैबलो टाइप चीज़ होती थी, स्किट्स होते थे छोटे छोटे, क्योंकि इतनी टेक्निकल नो हाउ थिएटर के अंदर मेरी थी नहीं, बट शौक बहुत था
स्टेज के ऊपर कुछ ना कुछ करने का बहुत शौक था। ठीक है। और थिएटर से रिलेटेड खास तौर पे। और कुछ ना कुछ कर लेते थे? और कर लेते थे उसमें अपनी ड्रामेटिक सोसाइटी के थ्रू। फिर उस दौरान इत्तेफाक हुआ कि हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर परफॉर्म करने आई आर्ट्स काउंसिल की एक टीम। अच्छा। उनको लीड कर रहे थे ज़कीउल्लाह खान साहब। अच्छा जी। अच्छा। उसको वो लीड कर रहे थे, ये 2009 की बात है। अच्छा। और ज़हर्स की टीम आपके पास आई? बिल्कुल, ज़हर्स। ठीक। और उन्होंने प्ले किया था जामुन का पेड़। अच्छा, जामुन का पेड़। अच्छा। ये है बादल सरकार का लिखा हुआ, आई थिंक मे बी मैं गलत भी हो सकता हूँ। ये उनका प्ले था, तो उन्होंने परफॉर्म किया, तो मैंने पहली बार एक प्रॉपर वेल परफॉर्म्ड थिएटर प्ले अपनी मतलब देखा यूनिवर्सिटी में अपनी लाइफ में पहली बार देखा था कि अच्छा थिएटर प्ले इस तरह होना चाहिए। प्रॉपर एंट्री एग्जिट, प्रॉपर ब्लॉकिंग। सही है जी। हर एक बंदे की अपनी एक डायलॉग डिलीवरी है, तो उसको टाइम देना, कंप्लीट डायरेक्शन के साथ। बिल्कुल। अच्छा, डायरेक्टर ज़की थे? डायरेक्टर ज़की ही थे। ठीक है। और बहुत अच्छा प्ले था, उससे मैं बहुत इंस्पायर हुआ था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा है, तो क्यों। उस वक्त मैं अपनी ड्रामेटिक सोसाइटी का हेड था, तो आई डिसाइडेड कि यार इनसे मिलता हूँ। तो मैं उसके बाद जब वो स्टेज से उतरे तो मैं ज़की के पास गया था। अरशद भी थे उस वक्त, आप अरशद को जानते हैं? अरशद मलिक जी। अरशद और नस्ली प्रोडक्शन। बिल्कुल, नस्ली प्रोडक्शंस। तो अरशद और ज़की से मेरी मुलाकात हुई, यूनस से भी हुई। यूनस भी एक मेंबर थे हमारे उनके साथ। और मैंने उनसे ये कहा कि भाई मैं चाहता हूँ कि बहरिया ड्रामेटिक सोसाइटी और ज़हर्स मिलकर कुछ अच्छा सा कोलैबोरेट करे और परफॉर्म करे, इससे हमें आपसे सीखने को मिलेगा। सही। अब उसमें उन्होंने क्या किया कि वो होते होते मुलाकातें हुई, 2-4 मुलाकातें हुई, होते होते क्या हुआ, यूनिवर्सिटी के में कोलैबोरेशन तो नहीं हुई, मैं उनका एक पार्ट बन गया। वो आम अल्फाज में नाज़रीन कहते हैं ना, हमारा बंदा तोड़ लिया। बिल्कुल। तो कितने बंदे तोड़े थे? मैं और अब्दुल्ला, 2 थे हम। अच्छा, अब्दुल्ला भी थे साथ थे। आप अब्दुल्ला को भी जानते होंगे सर? बिल्कुल। तो अब हम, हो सकता है मेरा दूसरा शिकार अब्दुल्ला। इंशाल्लाह। हमने बहुत यादें हैं, बहुत सारी बातें जो आप बहरिया से रिलेटेड मुझसे अभी सुनेंगे ना, उससे भी वही सब सुन रहे होंगे आप। राइट। तो फिर तो नाज़रीन उसको बुलाने का फायदा नहीं होगा, फिर उससे भी वही कुछ नहीं, उससे उसकी अपनी एक जर्नी है। अच्छा। उससे अलग आपको बहुत कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा। तो यहाँ से मैं और अब्दुल्ला उनके साथ ज्वाइन हो, यानी आपने ज़हर ज्वाइन कर लिया और हमें मज़ा भी आने लगा। उन 1-2 मुलाकातों में उन्होंने अपनी रिहर्सल में बुला लिया। तो उनका एक सुपर हिट उनका एक प्ले चला था जो कि 5-6 साल चला था, मीडिया नॉट मीडिया। तो आप उसका पार्ट थे? मैं उसका पार्ट था सर। कौन से सन में? मैं सर ये 2010 या 11 में शुरू हुआ। 2011 के फरवरी में हमारी पहली मीडिया नॉट मीडिया की परफॉर्मेंस हुई थी कराची यूनिवर्सिटी के आर्ट्स ऑडिटोरियम में। अच्छा। वो हमारी पहली परफॉर्मेंस थी मीडिया नॉट मीडिया की। तो जब KYI कर रहा था इसको, तो उस वक्त आप थे? उस वक्त भी मैं था, लेकिन वो ये जो 2011 की मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये इससे पहले की है। उससे आगे KYI तो 2014 में आया है। तो मैंने उससे पहले 3-3.5 साल हम लोगों ने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में जा हम लोगों ने परफॉर्म किया है। वो प्ले बहुत अच्छा था, सोशल सटायर था। अच्छा। और बहुत ही, वो मेरा फेवरेट प्ले रहा। आपने देखा है? मैंने एक बार देखा था, लेकिन बहुत, मैं उस पर मैंने ज़की से भी यही बात की थी कि बहुत ज़्यादा हंसाने वाला प्ले था, और कोई ऐसी जगह हमें नज़र नहीं आती जिस पे हम हंसी रोक सकें। बहुत ज़्यादा, और बहुत समझाने वाला प्ले था। मैसेज था उसमें, और वो हर एक स्किट के अंदर कोई ना कोई सोशल मैसेज था, और उसको पोर्ट्रे हम जो करते थे वो कॉमिक वे में करते थे, ह्यूमरसली करते थे। और तो इसके बाद फिर आपने नापा ज्वाइन किया? नहीं सर, नापा अच्छा। तो बहुत बाद में आया। अच्छा। मैं सर, अब क्या हुआ कि ग्रेजुएशन इतने अरसे में हो गई जी, ठीक है ना जी, तो फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थोड़ी शुरू हुई, ठीक है, कि जॉब करनी है, कुछ शादी वादी हो गई क्या? नहीं अच्छा। लेकिन आमतौर पे जब रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ते हैं कहते हैं शादी हो जाती है। नहीं, शादी नहीं हुई थी। बस ये था कि चलो घर को अम्मी अब्बू हैं, उनके सपोर्ट किया जाए। सही। अब उन्होंने पढ़ाया है तो कुछ रिटर्न भी किया जाए। सही। तो फिर मैं जॉब्स शुरू कर दी, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज में मुंसलिक रहा, फिर एक क्लोथिंग ब्रांड था उसके अंदर मुंसलिक रहा एज ई-कॉमर्स मैनेजर। फिर उसके बाद मैं एक हेल्थ
मेरा बहुत डाइवर्सिफाइड एक्सपीरियंस रहा है। तकरीबन आप ये समझ लें हर शोबे के अंदर मेरा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस रहा है। पहले एडवर्टाइजिंग एजेंसी, फिर क्लोथिंग ब्रांड, फिर उसके बाद मैं आया मेंटल हेल्थ के अंदर। मेंटल हेल्थ के अंदर मैं आ गया, एक एनजीओ थी, मतलब एक सोशल एंटरप्राइज था, कम्युनिटी हेल्थ सॉल्यूशंस के नाम से, जो टीबी के ऊपर, ट्यूबरक्लोसिस के ऊपर काम करता था। मैं उसका पार्ट बना। सही। उसी दौरान अपने पेरेंट्स के स्कूल में पढ़ाता भी था। फिर इस सब के दौरान वर्सेटाइल है, यानी सर कह सकते हैं, अगर आप अल्हम्दुलिल्लाह ये आप कह रहे हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस सब के दौरान थिएटर जो था वो बहुत पीछे चला गया, बहुत ज़्यादा पीछे चला गया। कर रहा था और कर इसी प्लेटफॉर्म से रहा था, ज़हार्स की प्लेटफॉर्म से। कभी कोई 2 महीने में एक दफ़ा ज़की भाई बताते थे कि भाई आओ ज़रा 2 दिन की रिहर्सल है, वो ये सब रिवाइज करना है, वंस इन अ ब्लू मून एक आध हो जाता था। फिर एक परफॉर्मेंस है वहाँ पे जाके करनी है, तो थोड़े बहुत पैसे मिलते थे। अब ये भी था कि पैसे मिलने शुरू हो गए थे। शुरू में हम लोगों ने बहुत फ्री ऑफ कॉस्ट परफॉर्मेंसेस की थी, लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ कि अब थोड़े थोड़े पैसे मिलने शुरू हो गए। अब सदका आ रही है, हाँ अब आ रहा था, तो रिजल्ट आ रहा था, तो उसमें मज़ा आ रहा था, लेकिन बहुत बैक में चला गया था। मेरी बैक एकदम बिहाइंड, मतलब ना होने के बराबर हो गया था। तो इस सब के साथ साथ अच्छा, मेरा हमेशा से नापा को लेकर बहुत ज़्यादा पैशन रहा है। अच्छा। और मुझे नहीं पता क्यों, मुझे हमेशा से थिएटर सीखने का बहुत वो रहा, और थिएटर का बचपन से शौक है। मैं छोटा सा था तो मैं स्कूल के टैबलोज होते हैं और वो सब चीज़ें होती हैं, बचपन से एक्टर थे मैं उसके अंदर बिल्कुल अदाकारियाँ करते थे। तो मैं नापा का जब सुना था तो उस वक्त कोई इतना गाइड करने वाला था नहीं। 2005 में इंस्टीट्यूट बना है, 2006 या 2007 में मैंने इसके बारे में सुना था। उस वक्त मैं फर्स्ट ईयर में था, सेकंड ईयर करके तो बस फिर वो यही था कि यार कोई प्रोफेशनल स्टडी होनी चाहिए। वालिद ने कभी रोका नहीं थिएटर करने से, लेकिन उन्होंने हमेशा ये कहा कि इसको शौक के लिए ही रखो, ये रिस्की बहुत है। पेरेंट्स जो कि उनका एक जायज़ है, वो डरते हैं, पेरेंट्स बिल्कुल डरते हैं वो, और वो एक डर नहीं होता असल में, वो एक सिक्योरिटी होती है जो बच्चे को जहन में रख के हर पेरेंट रखता है, और वो राइट है उनका। बिल्कुल। तो मुझे बड़ा वो हुआ, मैं इवन इतना फैसिनेटेड था, मैं नापा कभी भी शहर में कहीं घूम रहा हूँ, नापा के बाहर से गुजरता था तो मैं बाकायदा ना देखता हुआ जाता था कि यार ये अंदर हो, मतलब ना एक ड्रीम प्लेस है, काश में यहाँ का हिस्सा होता या कुछ होता। तो वो होते होते क्या हुआ, इस दौरान बीच में ज़हार्स प्रोडक्शन का DII का ग्रुप आया, और एक प्रोजेक्ट आया KYI का, तो वो मैंने 2 साल ज़की के साथ उसको भी देखा फुल टाइम। उस दौरान भी थिएटर किया। वो किस नाम से था प्रोजेक्ट? मुझे सर ये याद नहीं है। अच्छा। लेकिन हम लोग जो हैं थिएटर कम्युनिटीज़ के अंदर जाकर थिएटर करते थे, और फिल्म स्क्रीनिंग्स करते थे। शॉर्ट फिल्म्स हम लोग खुद बनाते थे और उसकी हम लोग कम्युनिटीज़ में स्क्रीनिंग्स करते थे। बिल्कुल, सुल्तानाबाद, शीरीन जिना, लियाकताबाद, कोरंगी, औरंगी, इन सब जगहों पर फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों के लिए हम लोग ये करते थे। हाँ, KYI के लिए हम लोग ये करते थे। और उसके साथ जो है मेरा पहला जो प्रोजेक्ट था KYI से रिलेटेड ज़हार्स के साथ ही था, 2015 का था। मुझे एग्जैक्टली टाइटल याद नहीं है उस प्रोजेक्ट का, वो मुझे देखना पड़ेगा, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, बट उसके अंदर जो था वो यही था जो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर मैंने CHS ज्वाइन कर लिया था। अच्छा। क्योंकि फिर ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया था KYI का, तो फिर मैं 2-4 महीने जॉबलेस था, तो फिर मैं जॉब्स ढूंढने लगा। तो कम्युनिटी हेल्थ सॉल्यूशंस ज्वाइन किया, वहाँ पे मैंने 2 साल काम किया, एज मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव था, फिर सीनियर मार्केटिंग ऑफिसर था। अच्छा। वहाँ पे लगा। उस दौरान मैंने काफ़ी कम्युनिटीज़ के लिए काम किया है वहाँ पर भी, क्योंकि ट्यूबरक्लोसिस जो है वो ऐसा है कि बहुत ही कंजस्टेड एरियाज़ में जहाँ लोग रह रहे होते हैं, पोल्यूशन वगैरह होता है वहाँ, तो और ये जो पेशेंट्स होते हैं इनको ढूंढना पड़ता है, ये खुद सामने नहीं आते क्योंकि ये अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं और ना, मतलब इनको वो होता है कि हमें जो है। तो इसमें आपकी कुछ अवेयरनेस वगैरह के लिए और उसके लिए आपकी उसमें है आपकी इंफॉर्मेशन वगैरह, नॉलेज है मेरे पास ट्यूबरक्लोसिस की। नाज़रीन, अगर कभी भी हमें यकीन है कि सरमद से अगर हम रिक्वेस्ट करेंगे कि कभी भी इस तरह की कोई अगर अवेयरनेस सेशन हमने करवाना हो, या आप में से किसी को भी इस किस्म का कोई सेशन करवाना हो, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो प्रेजेंस में हो, तो मेरा नहीं ख्याल के सरमद उससे मना करेंगे, क्योंकि ये एक बहुत बिल्कुल अच्छा बेहतरीन टास्क है।
और बाकी जो भी उसकी जो लेन देन होती है, जो उसके डिस्कशन होते हैं, वो बाद में हो सकते हैं उसके साथ। इसके बारे में मैं ट्यूबरक्लोसिस के बारे में एक ख़ास बात बता दूं, बहुत कम लोगों को ये बात मालूम होगी, बीइंग पाकिस्तानी सबको पता होना चाहिए। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का इंतकाल ट्यूबरक्लोसिस से हुआ था। और उस वक्त इसका कोई इलाज नहीं था और ये लाइलाज बीमारी थी, और उस वक्त उनका इंतकाल हुआ था 1948। तो अब आप ये अंदाज़ा लगा लें कि उसके बाद अब तक का जो पूरा अरसा गुजरा है तो अब इलाज है, लेकिन अभी इतनी ख़तरनाक बीमारी है कि इसका इलाज अभी भी जो है इतनी एडवांसमेंट्स के बाद, साइंटिफिक एडवांसमेंट्स के बाद, तो अभी भी 10 से 11 महीने का इलाज है इसका। 9 महीने में भी हो जाता है, 6 महीने में भी हो जाता है, 6 महीने में भी हो जाता है, लेकिन बहुत प्रोलॉन्ग है। और वो कभी भी दोबारा भी एक्टिव हो सकता है। ऐसा है कि अगर आपकी मेडिकेशन शुरू हुई है और अब देखें ना, अब नॉर्मल आपको अगर नज़ला ज़ुकाम होता है, डॉक्टर आपको 5 दिन की दवाई देता है। हम लोग क्या करते हैं, ख़ासतौर पर मैं तो ये करता हूँ, गलती करता हूँ, बहुत बड़ी नहीं करनी चाहिए, 2-3 दिन में ठीक फील हुआ, वो कोर्स छोड़ दिया। लेकिन ये एक नज़ला ज़ुकाम होता है तो चलो ये हम इफेक्ट नहीं करता। ट्यूबरक्लोसिस का मैं आपको बता दूं कि अगर आपके 6 महीने की मेडिकेशन है, आपने रोज़ 2 वक्त टैबलेट लेनी है, वो नाश्ते से पहले वाला, और वो पूरा उसका भी हिसाब होता है, आधा घंटा पहले आपने लेना है, अदरवाइज बिल्कुल। अगर वो उससे आप ज़रा भी चूक हो गई, आपसे एक भी स्किप हो गया, तो फिर से आप वो वायरस जो है, माइकोबैक्टीरियम कहते हैं उस वायरस को जो आपके अंदर होता है ट्यूबरक्लोसिस का, वो उसने फिर से एक्टिव होना है, और उसने आपने जो उसको दवाई दी है ना, उसको रेजिस्ट करेगा फिर वो, और ये बहुत ये ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ हो जाती है फिर। और फिर नाज़रीन, डॉक्टर्स यही फिर प्रेफर करते हैं कि आप दोबारा से इसका कोर्स जो है वो शुरू करें, ट्रीटमेंट शुरू करो। तो बेहतर ये है कि अगर हम वो दोबारा से ट्रीटमेंट खुदा न खास्ता शुरू करवाना पड़े, उससे बेहतर ये है कि हम उसको ही कंटिन्यू बहुत अच्छे तरीके से रखें, ताकि इस मुश्किल में ना जाना। बिल्कुल। फिर आपने नापा ज्वाइन किया। नापा के अंदर जो है, इस दौरान जब मैं ये कर रहा था काम, ये कम्युनिटी वाला, तो नापा में एक आध ज़की के थ्रू ही, ज़की क्योंकि वहाँ पढ़ रहे थे, ठीक है, तो एक आध परफॉर्मेंस भी हो गई थी, तो एक तरह का ख्वाब छोटा सा पूरा हो गया था कि यार चलो पढ़ नहीं सका, लेकिन मैंने यहाँ परफॉर्म कर दिया। तो बहुत अच्छी कामयाब परफॉर्मेंस थी हमारी, मीडिया नॉट मीडिया ही किया था। अच्छा। उसको और हमने एडवांस करके थोड़ा उसके अंदर चेंजेस करके, क्योंकि बहुत पुराना चलता हुआ आ रहा था। फिर हम लोगों ने, मैं ये CHS को कंटिन्यू रखने के बाद मैंने जॉब जो है मेरी वो अपना क्या कहते हैं, मुझे यहाँ नापा से मुझे वो थोड़ा सा ऑफर हुआ। ठीक है। वो इस तरह से हुआ कि मैं ज़की के साथ बैठा हुआ था जी, और मैं यही कह रहा था उसको, उसके गार्डन में नापा के। अच्छा। मैं अक्सर शाम में आ जाया करता था। अच्छा। नापा तो थिएटर देखने आता था, प्लेस देखने के लिए मुख्तलिफ, कभी ज़की से मिलने आ जाता था, तो वहाँ पे मेरी दोस्तियाँ भी काफ़ी हो गई थी वहाँ के एक्टर्स से। अच्छा। तो मुझे ये था, मैंने ज़की को ये बोला, यार मैं थक गया हूँ अब ये कॉर्पोरेट जॉब और इन सब चीज़ों से, मेरा इतना वो है नहीं, इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मैं कर रहा हूँ, अल्लाह का करम है, शुक्र है, कुछ ना होने से बेहतर है। मैंने कहा यार काश यहाँ पे जॉब हो यार मेरी, कुछ चकाचौंध वाली जॉब। हाँ, कुछ जॉब हो, साथ साथ थिएटर भी करने को मिले, साथ साथ जॉब भी करूँ। क्योंकि मेरे लिए इस वक्त तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था फैमिली को सपोर्ट करना। सही है जी, पेरेंट्स को। तो मैं सब कुछ छोड़ के थिएटर नहीं कर सकता था। तो ऐसी एक बात कही थी, एक ख्याल का इजहार किया था अपना ना ज़की, और ज़की भी हाँ यार अल्लाह करे ऐसा हो, फलाना ढिमाका इस तरह हुआ। उसके 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद ज़की का मेरे पास फ़ोन आया कि यार एक आई हुई है वैकेंसी, आई हुई है, अच्छा, अपनी CV भेजो। अच्छा। मैं फिर आगे देता हूँ तो वो तुम्हें बुलाएं शायद। और वो जॉब से का मेरा एक्सपीरियंस था, DI का ज़की के साथ मैंने KYA का किया था, तो मैं एक्सपीरियंस था DI को डील करने में। तो मैंने अपनी CV भेजी, फिर मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। मेरा इंटरव्यू हुआ, ज़ैन अहमद साहब ने लिया इंटरव्यू, बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे वो भी काम कर रहे हैं। समीना अहमद के साहबजादे हैं और बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, थिएटर डायरेक्टर तो बहुत ही कमाल हैं। प्लस जो पूरे मामलात हैं नापा के, जो वो देखते हैं फेस्टिवल्स वगैरह को नापा के अंदर इंटरनेशनल लेवल तक जो लेकर गए हैं, वो ज़ैन साहब लेकर गए। और नाज़रीन, समीना अहमद तो आप जानते ही हैं कि वो एक बहुत सीजन्ड एक्टर हैं, और मेरे ख्याल से डायरेक्शन वगैरह भी करती हैं वो। जी हाँ, कुछ ऐसे प्लेज सीरीज़ मेरे ख्याल से उनकी कुछ चली थी। तो लाजमी बात है कि वो जो माँ के गट्स हैं वो भी आए। बिल्कुल। तो उनके सरपरस्ती में मैंने फिर नौकरी शुरू की नापा में।
ठीक है। और अभी तकरीबन 2 साल मुझे नवंबर में होने वाला है। उसमें कौन कौन से प्रोजेक्ट, किस नाम से वो प्रोजेक्ट आपके चल रहे थे? पहला प्रोजेक्ट तो मैंने किया था दास्तानगोई इन कम्युनिटीज़। अच्छा, स्टोरी टेलिंग। और उसके लिए मैं आपके पास भी आता था माड़ीपुर में। अच्छा, आपको याद होगा, आपके ऑफिस का हमने इस्तेमाल किया था। इनका मैं कैमरे में शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अच्छा। बड़ा सपोर्ट मिला था हमें उससे। अच्छा, इससे ज़्यादा बेहतरीन शुक्रिया जो है वो आप विमेन डेवलपमेंट फाउंडेशन पाकिस्तान के जी WDFP का उसी की थ्रू आप मेरे पास आए थे। बिल्कुल। और नाजरीन, इस बात के लिए भी हम शुक्रिया अदा करते हैं मिसेस सबीहा शाह का, जिन्हें हम सबीहा आपा कहते हैं, विमेन डेवलपमेंट फाउंडेशन पाकिस्तान का, कि वो हमेशा हमें इस तरह के इंटरव्यूज़ वगैरह और उसके लिए भी बहुत सपोर्ट करते हैं। तो थैंक यू सो मच सबीहा आपा। जी सरमद। तो आपने WDFP में भी परफॉर्म किया? बिल्कुल, वहाँ पर बच्चों को ट्रेनिंग दी। वहाँ WDFP का ऑफिस है माड़ीपुर में। ठीक है। तो वहाँ पर हम जाते थे और वहाँ से उनके ऑफिस में भी ऑलरेडी बच्चे आ रहे होते थे सीखने, कोर्सेज वगैरह होते थे। तो हमने बच्चों को इनरोल करवाया कि दास्तानगोई सीखें। ये एक ऐसा आर्ट है जो कि पहले बहुत ज़्यादा किया जाता था यहाँ पे, लेकिन अब वो कहीं पेशावर में तो किस्सा खानी बाजार वो इसी वजह से, क्योंकि किस्सा मीन्स स्टोरी, खानी मीन्स पढ़ना सुनाना। तो वो फिर अब दास्तानगोई को रिवाइव करने का एक तरह से यह समझ लें एक तो मकसद था। दूसरा था कि बच्चे उधर के, उन कम्युनिटीज़ के बच्चे अपनी कहानियाँ नरेट करें। ठीक है, सही है जी। उसको आर्ट एंड कल्चर को आप किस तरह प्रमोट करें और इस तरह की चीज़ें। तो इसमें दास्तानगोई जब आप करते थे तो पार्टिसिपेंट्स जो होते थे, क्योंकि आप कम्युनिटी में काम कर रहे होते थे, कैसा रिस्पांस मिलता था आपको? बहुत कमाल, बहुत अच्छा। थोड़ा स्लो था इनिशियली ऑब्वियसली, क्योंकि पता है क्या होता है सर, मैंने जो ऑब्जर्व किया है, जिसको कुछ पता ना हो ना एंड रिजल्ट का, जब इंसान को नहीं पता होता तो उसके अंदर जाने से वो घबरा रहा होता है, डर रहा होता है कि यार पता नहीं। फिर जब उसको नजर आ जाए कुछ कि अच्छा ये हुआ है, ओहो हमने तो फिर वो कहता है यार ये मेरा डिसीजन अच्छा था कि मैं इसके अंदर आया। या अगर वो इंसान पहले किसी और बैच को देख ले, परफॉर्मेंसेस करता हुआ और एंड रिजल्ट देख ले, तो फिर उसके अंदर एक इंटरेस्ट और डर खौफ निकल जाता है कि हाँ यार अब मैंने भी ये करना है। और वही मोबिलाइजेशन का जो एक निचोड़ होता है वही होता है। अच्छी मोबिलाइजेशन हुई होती है तो उसमें फिर वो बिल्कुल लाजमी बात है कि उनको रिजल्ट का भी पता चल रहा होता है कि हमें जो एंड रिजल्ट मिलेगा, प्रोडक्ट जो मिलेगी वो कैसी होगी। और थोड़ा सा उसके बैचेस जो पिछले गए हुए होते हैं उनके साथ भी मीटिंग्स हो जाती हैं, आइडिया हो जाता है उनको। हम लोगों ने इसकी मोबिलाइजेशन तकरीबन कुछ इसी तरीके से की थी, बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए और उनको बताने के लिए कि देखो भाई ऐसा बनना है, ठीक है, इसके प्रोसेस के थ्रू ये बनोगे। तो वो हम क्या करते थे कि हमारे जो ट्रेनर्स थे जी, उनको, वो नापा के आर्टिस्ट थे सारे, ग्रेजुएट थे, ठीक है, तो हम उनको लेकर जाते थे कम्युनिटीज़ में, हम ट्रेनर्स को कम्युनिटीज़ में लेकर जाते थे और मोबिलाइजेशन हम इस तरीके से करते थे कि वो ट्रेनर्स वहाँ पर स्टूडेंट्स जो होते थे, जो कम्युनिटी के बच्चे होते थे, पेरेंट्स होते थे, वहाँ पर वो दास्तानगोई परफॉर्म करते थे। तो फिर उससे एक होता था कि हाँ यार, फिर हम बताते थे कि बच्चों ये आपकी ट्रेनर है, फॉर एग्जांपल ज़रका नाज, इन्होंने आपको ये कहानी सुनाई है, हम चाहते हैं कि आप भी इस तरीके से कहानियाँ सुना सकें। ठीक है। और बहुत कुछ इसके अंदर सीखने के लिए है आप लोगों के लिए। वो खुद भी बहुत अच्छी परफॉर्मर है, बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छी आवाज़ है उनकी, अदायगी बहुत अच्छी है। और मुझे उससे ज़्यादा अच्छी वो लगती हैं एज अ ट्रेनर, एज अ टीचर या एज अ डायरेक्टर। कमाल है वो, उनकी इतनी एफर्ट होती, मतलब मैं बच्चों हम लोग बच्चों से इंटरव्यूज भी, पर्सनल इंटरव्यूज लेते हैं कि भाई क्या फीडबैक ले रहे होते हैं। तो उस दौरान मुझे एक बच्चे ने फीडबैक दिया, मैंने कहा यार मुझे बताओ मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कहता है कि सर वो अपनी रीजनल एक्सेंट में कहता है कि सर वो हमारी जो ट्रेनर है ज़रका नाज, उनको पढ़ाने में इतना मज़ा आ रहा होता है तो हमें पढ़ने में नहीं आया, तो हम पढ़ने में खुद मजे लेने की कोशिश करते हैं। हम कहते हैं कि हम भी मजे लें, एंजॉय करें। मतलब उनमें शरारती बच्चे भी होते थे? शरारती बच्चे भी होते थे, ऐसे भी होते थे जो बिल्कुल सीरियस नहीं होते थे। फिर हम उनको थोड़ा सा समझाते थे। किस किस्म की शरारत करते थे? मतलब चौक वगैरह मारते थे या वक्त पे ना आना? अच्छा, ये एक शरारत तो नहीं है, ये एक तरह का इंडिसिप्लिन है। ठीक है। पंक्चुअलिटी, लोग ना थिएटर को, परफॉर्मिंग आर्ट्स को ना कहते हैं यार शोगल मेला है, तफरी है, टाइम पास है जी।
नहीं भाई, ऐसा नहीं है, वो बहुत सीरियस चीज़ है और इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो है पंक्चुअलिटी है, दूसरी है डेडिकेशन। बिल्कुल, और डेडिकेशन होगी तो आप पंक्चुअल भी होंगे ऑब्वियसली। अगर ये इनमें से कोई एक चीज़। आप खुद कैसे, आप बचपन में कैसे शरारती बच्चे थे या? सर मैं था शरारती। कौन सी ऐसी शरारत है जिसको आप समझते थे मेरी बेस्ट शरारत थी है? आमिर लियाकत से किसी ने पूछा था कि आपकी बेस्ट शरारत, उसने कहा मैं कुंडी लगा देता था और फिर उस कुंडी पे थूक देता था, तो वो जो आके कुंडी खोलता था, एक तो कुंडी खोलना और फिर वो थूक लगी उसमें। मेरी एक दो हैं जो मुझे आज तक याद है, नहीं भूलूंगा मैं। अच्छा। एक पर मुझे आज तक अफसोस है, नहीं करनी चाहिए थी। अच्छा। लेकिन वो की थी। अच्छा। और जिनके साथ की थी वो अब इस दुनिया में भी नहीं है। हमारी उसी शरारत की वजह से? नहीं, वो मेरे टीचर थे मैथ्स के, सर अमीर। अच्छा। और हम लोगों ने जो है, वो मेरे पड़ोसी भी थे इत्तेफाक से। अच्छा। हम लोगों ने उनके कि वो सुबह स्कूल ना आ सके तो हमारी बस आती थी। अच्छा। सुबह ना, तो हमारे साथ बस में भी वो आते थे। अच्छा। तो हम लोगों ने रात में उनके घर के बाहर ताला लगा दिया था। अच्छा। कि वो सुबह। अच्छा, मैथ्स के टीचर्स के लिए सबके ये रात होते हैं। तो हमने बाकायदा ताला लगा दिया था और उसके बाद वो उस दिन नहीं आए, छुट्टी हुई और हम हीरो बन गए, हमने वही ताले लाए सर के। बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ यार, खुदा ना खास्ता उस रात कुछ घर में इमरजेंसी हो जाती, क्या होता, कोई भी प्रॉब्लम, अल्लाह माफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह, कुछ भी ऐसा होता, मुझे उसका, आज मैं उनके जनाजे पे भी गया था। अच्छा। और मैं बहुत अपसेट था। अच्छा। और मतलब ये रियलाइज़ मुझे उनकी डेथ की वजह से नहीं हुआ। अच्छा। मतलब वो जब कर दिया था उसके कुछ एक आध, मतलब आपकी शरारत भी कुंडी वाली थी। आपने थूका नहीं लेकिन कुंडी लगा दी थी। एक दफ़ा मैं बहुत छोटा था, मैं अपनी नानी के साथ होता था। मैंने अपने ग्रैंड पेरेंट्स में सिर्फ नानी को देखा है। अच्छा। बाकी सब पहले ही। नानियाँ बड़ी स्वीट होती हैं। बहुत ज़्यादा। तो मैं उनके साथ, मेरे पेरेंट्स अपने ऑफिस जाते थे तो मैं नानी के पास छोड़ के जाते थे, तो मैं नानी के साथ पीटीवी और एसटीएन आता था उस ज़माने में, मुझे याद है अच्छी तरह से। आप भी बहुत पुराने हैं हमारी। मैं 90 की बर्थ हूँ। जी जी। तो 93-94 का होगा ये वाक़या ना, 4-5 साल का था। 16 साल का तो मैं भी हूँ। तो अच्छा, नानी मेरे ग़ालिबन मुझे कुछ मेरे पसंद का देखने नहीं दे रही थी या क्या। अच्छा। तो उनको मैंने क्या किया, मैं दरवाजे पे गया अपने घर के ना। अच्छा। और मैंने दरवाज़ा खोला और मैंने ऐसी एक्टिंग कुछ की, मैं अंदर आया नानी के पास के दरवाजे पे कोई आया है। अच्छा। नानी दरवाजे पे गई, वो बेचारी बाहर गई, मैंने अंदर से कुंडी लगाई। मतलब ये कुंडियाँ इनकी शरारतें थी। अब हम अपनी खैर मनाएंगे कि ऐसा ना हमारे भी पीछे जाते हुए कुंडी लगा दें। नानी को घर के बाहर कर दिया और वो बेचारी, वो मुझे बताया जाता है कि वो बेचारी घबरा गई कि इतना सा बच्चा है ये अकेले अंदर, इसने कुंडी लगा दी, पूरा मोहल्ला जमा हो गया सब। वो बड़ी मुश्किल से दरवाजा तोड़ा गया, खोला गया, मैं नहीं खोल रहा था। अच्छा, शोर मच रहा था, गुस्से में थे आप? सब कुछ नहीं, उससे कुछ भी नहीं, मैं मगन था जो मुझे देखना था ना कि वो क्यों नहीं देखने। और देखा ये गया जब खुला दरवाजा वगैरह सब, तो मैं दुनिया माफिया से बेखबर वो टीवी देख रहा था। पैर पे पैर डाल के मैं टीवी देख रहा था, बाहर नानी बंद है या जो भी है। तो नानी आपकी अभी है याद? नहीं, इंतकाल हो गया उनका मेरे ख्याल से 2006 में शायद। अच्छा, अल्लाह पाक उन्हें जन्नत फिरदौस में। और उन्होंने माशाल्लाह काफ़ी लंबी ज़िंदगी जी है माशाल्लाह। 90s में गई हैं वो, 90s जिए हैं उन्होंने अपना। और वो 90s में भी मतलब वो अपने सारे काम खुद करती थी। 93-94 ईयर्स की थी। और इंतकाल उनका भी अल्लाह का बड़ा ये है कि एहसान, सुकून और उसके साथ एक आध दिन की तबीयत ख़राब हुई। अच्छा। तीसरे दिन जो है उनका इंतकाल हो गया। किसी को ज़्यादा उन्होंने तकलीफ नहीं दी? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल। अच्छा, आपके पेरेंट्स जो हैं वो भी माशाल्लाह से एजुकेशनिस्ट हैं। जी जी। एजुकेशन का तो असर नज़र आता है। आप एंटरटेनमेंट वगैरह स्टेज से हट के कोई ड्रामे वगैरह, मूवीज़ वगैरह ये देखते हैं अपने अलावा? मैं मूवीज़ का मैं बहुत बड़ा शुदाई हूँ। अच्छा। सिनेमा लवर हूँ मैं। अच्छा। सिनेमा जाते हैं? अभी तो कुछ अरसे से नहीं जा रहा हूँ, लेकिन वैसे मैं कोई अच्छी मूवी लगी हो। आपका फेवरेट सिनेमा कौन सा था? यहाँ कराची में? हाँ सर, न्यूप्लेक्स। इसके अलावा मैं एक बहुत कमाल किया। आप तो न्यू दौर के हैं ना, तो न्यूप्लेक्स ही होगा। लेकिन उसके मैंने बम्बिनो सिनेमा में भी फिल्म देखी है। मेरी एक फेवरेट फिल्म लगी हुई थी, मैं उसका नाम नहीं लूँगा। अच्छा। वो
और वो मेरे फेवरेट आर्टिस्ट की फिल्म लगी हुई थी। अच्छा, आपने उस दौर में देखी होगी जब फेवरेट आर्टिस्ट थी मूवीज अलाउड थी। बिल्कुल, उनकी मूवीज अलाउड थी। अच्छा अच्छा, और वो आखिरी दौर चल रहा था। उसके बाद से शायद खत्म हुआ था। सही। तो इससे पहले भी ये किसी जमाने में हुआ था। बिल्कुल, ये तो जनरल ज़िया के दौर के बाद हो गया। तो जनरल ज़िया के दौर में भी एक आध दो मूवीज थी जो चली थी यहाँ, लेकिन उनमें भी कुछ सबक था, इस वजह से उसको अलाउ कर दिया गया। तो आपका बेम्बिनो फेवरेट सिनेमा रहा है। बेम्बिनो से और भी बहुत सारी चीजें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन बेम्बिनो मैं कहूँगा, न्यूप्लेक्स भी नहीं, बेम्बिनो मेरा फेवरेट सिनेमा रहा। अच्छा, वो शख्सियत की वजह से या बेम्बिनो की वजह से? नहीं, खास बात है। अच्छा, वो ये, मैं इससे पहले उस वक्त न्यूप्लेक्स मेरे ख्याल से इतना नहीं था। उस वक्त था एट्रियम मॉल के अंदर जो सिनेमा है, एट्रियम सिनेमा था, और सिनेपेक्स सिनेमा था सीव्यू पे। अच्छा, वो दो दरिया के। हाँ बिल्कुल। फिर ये थे कैप्री था, और ये बेम्बिनो था। बिल्कुल। तो मैं निकला था कि भाई मैंने ये आज ये फिल्म देखकर ही घर जाना है। मुझे टिकट्स नहीं मिल रहे थे सिनेपेक्स वगैरह कहीं के, बुकिंग, बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं वो। सही। तो मैं निकला अपने एक दोस्त को लेके, हम पहले सिनेपेक्स गए। वहाँ जाकर हमें याद आया, अभी फैमिली तो अलाउड है, सिर्फ फैमिली अलाउड है, लड़के तो अलाउड ही नहीं है अकेले। अच्छा। फिर वो हम वहाँ से वापस निकले, हम एट्रियम आए। सही। अच्छा, उस वक्त तक आप आदमी नहीं हुए थे, आप लड़के थे उस वक्त? मैं लड़का था सर। अच्छा, लड़का था। सही। और उस वक्त मैं पढ़ भी रहा था, आखिरी ईयर था मेरा। मैंने कहा यार नहीं यार, अब ये तो एट्रियम में भी हाउसफुल है, यहाँ भी हाउसफुल है। हमने कहा यार छोड़ यार, मायूस हो गए। हम घर आने लगे तो हमें जो है बेम्बिनो सिनेमा में उसका वो पोस्टर नजर आ गया। अच्छा। तो मैंने उसको, अब वो मेरा जो दोस्त था वो कहता है यार नहीं यार, ये तो पता नहीं कैसा सिनेमा है, और ये फलाना ढिमाका, मैंने बड़ा सुना हुआ है। मैंने कहा यार देख, हमने फिल्म देखने जाना है, इधर पोस्टर लगा है तो यकीनन फिल्म तो दिखाई रहे होंगे। बिल्कुल। तो हम पता कर लेते हैं, हम फिल्म देखेंगे अपनी, और हम देख कर आ जाएंगे। सही। तो हम गए अंदर, तो जनाब फेवरेट क्यों है? अच्छा। सस्ता तरीन। बिल्कुल सस्ता तरीन। बिल्कुल सही है जी। सही। यार इसमें हम 10 शोज देख लें जो हम लोग वहाँ देखते हैं एट्रियम में और सिनेपेक्स में, वो सब ठीक है, और वो भी अच्छी लोकेशन सही मिल गई। ठीक है, अब हम वहाँ बैठे हैं, अब हमारी फिल्म शुरू हुई। फिर इस दौरान जो है हमें पता, अब हम बैठे हुए हैं तो वहीं अंदर बंदा जैसे ट्रेन के डब्बे में आता है खाने पीने की चीजें लेके, तो वहीं एट योर सर्विस वहाँ पर वो आया सर, ये बोतल नहीं, ये तो हाथ के हाथ यहीं पे बैठा हुआ हमें चीजें दे रहा है, ये तो पॉपकॉर्न आ रहे हैं, वो वहीं पे आ रहा है। हमने कहा ले भाई ये 100 रुपए ये लो, ये मुझे इधर दो, हम लोग खा रहे हैं साथ। वो टॉर्च से, वो भी टॉर्च से हो ना, देख देख के। इतने में चली गई लाइट, फिल्म देख रहे हैं लाइट चली गई। अच्छा, स्क्रीन बंद। अच्छा, अपने यार लाइट भी जाती है सिनेमा में। अच्छा 12 लोग हम बैठे हुए, नया एक्सपीरियंस है, बैठे हुए और हंस रहे हैं दोनों ने, एंजॉय कर रहे हैं उस मोमेंट को। अच्छा, लाइट आ गई। अच्छा, अब लाइट आई, फिल्म शुरू हुई 15 मिनट पीछे से। अच्छा, दोबारा। अच्छा, हाँ, और फिर आप ये समझ लें, हमने वो पूरी जो फिल्म है वो तकरीबन हमने बार बार एक ही बार में 3-4 दफा लाइट गई, और 3-4 वो 15 मिनट 15 मिनट 4-4.5 घंटे की हो गई होगी तकरीबन। मतलब वो वैसे ही हमारी जो साउथ एशियाई फिल्में होती हैं वो 3-3 घंटे की होती हैं, तो जब इस तरह अगर होने लगे और उसमें फिर 4-4 घंटे अगर मूवीज में लग जाए। आपका फेवरेट एक्टर कौन है? पाकिस्तानी तलत हुसैन साहब। मुझे आज भी उनका ड्रामा याद है, जब मैं छोटा था, कशकोल मुझे आज भी याद है, और मैं उस वक्त से मुझे पसंद है। एजाज असलम भी बहुत हिट हुए थे। बिल्कुल। फिर अगर यंगस्टर्स की बात की जाए तो मुझे इमरान अशरफ की बहुत अच्छी लगती है एक्टिंग। इमरान अशरफ बहुत अच्छा एक्टर लगता है। मेरे ख्याल से अभी किसी मूवी में भी आए थे। मूवी में तो नहीं मैंने देखा, लेकिन ड्रामों में। अच्छा, ये वो तो नहीं, मजे आए। हाँ, भोला ठीक है। इमरान अशरफ की बहुत अच्छी एक्टिंग है। फिर अभी हम लोगों की पाकिस्तानी एक वेब सीरीज बनी थी चुड़ैल्स, वो भी काफी अच्छी। चुड़ैल्स वो भी बहुत अच्छी थी। उसके अंदर वो इंग्लिश उर्दू में इंग्लिश का मिला। बिल्कुल।
तो वो उमर शरीफ कहते थे ना, वो ख़वातीन जो नई नई इंग्लिश सीखते हैं, मेरे शोहर आए हैं, बिल्कुल बिल्कुल, बच्चे इस खड़े में बाहर। और इसके अलावा मैं मोइन अख्तर साहब से बहुत इंस्पायर्ड रहा हूँ, राइट, बहुत ज़्यादा, और मुझे वो बहुत। और फिल्मों में, पाकिस्तानी फिल्मों की अगर बात की जाए तो फिल्में देखी बहुत कम हैं, ठीक है। मैंने, आप ये समझ लें, पहली पाकिस्तानी फिल्म अगर कोई देखी थी तो वो खुदा के लिए देखी थी। अच्छा, तो खुदा के लिए पाकिस्तानी फिल्में देखा करें। तो उस वक्त मतलब हम लोग उस वक्त बड़े हो रहे थे, और हम लोगों को उस दौर में कोई पाकिस्तानी फिल्म अच्छी पुरानी उठा के देख लेते, तो वो बस हमारे अब्बू हमें हॉलीवुड की मूवीज दिखाते थे। अच्छा, वो हमें हर सैटरडे नाइट मूवी नाइट होती थी। अच्छा, रात में वो वीसीआर होता था। हाँ, वीसीआर की कैसेट लेकर आते थे, और हमें बहुत अच्छी अच्छी फिल्म्स दिखाई हैं। मुझे तब से शौक है। हमारे अब्बू जो हमें फिल्म, ज़्यादातर वो वॉर फिल्म्स दिखाते थे अब्बू, उनको वो पसंद थी। फिर बच्चों की फिल्म्स भी दिखाते थे, होम अलोन, बेबीज डे आउट, इस किस्म की मूवीज भी दिखाते थे। अच्छी तो उन्होंने हर मूवी, बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग फेवरेट एक्ट्रेसेस में कौन है आपकी? रुबीना अशरफ, हिना दिल पजीर, बहुत अच्छी लगती हैं मुझे। सानिया बुशरा अंसारी, बिल्कुल बुशरा अंसारी, सानिया सईद, अच्छा, मैं बहुत, मुझे वो बहुत मतलब जानदार एक्ट्रेस हैं वो। मतलब उनका तो काम ऐसा है कि बहुत मुश्किल से, मतलब मुझे ऐसा लगता है मैं उसके उस तक थोड़ा पहुंच जाऊं तो बहुत बड़ी बात होगी, मुश्किल है। वो खालिदा रियासत और उस्मा गिलानी के लेवल की एक्ट्रेस हैं। इसके अलावा डैनियल डे लिविस, हॉलीवुड के एक्टर हैं, आयरिश हैं, आयरलैंड से हैं, बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं और बहुत कमाल उनका काम है। अल पचिनो मुझे बहुत पसंद है। लियोनार्डो डिकैप्रियो का बहुत अच्छा काम लगता है मुझे। ये वो थोड़े उसमें यंग, ये तो बाबे हैं दोनों, अल पचिनो और डैनियल डे लिविस। लियोनार्डो डिकैप्रियो बहुत अच्छे लगते हैं, ये इनका काम मुझे बहुत पसंद है। लियोनार्डो डिकैप्रियो जो है वो टाइटैनिक से बहुत ज़्यादा मशहूर हो गए थे। अच्छा, फेवरेट आपकी जो मूवीज़ में एक्ट्रेसेस हैं पाकिस्तानी कोई हैं? सर फिलहाल तो रीमा मीरा वगैरह में से, या कोई रेशम, या ऑनेस्टली स्पीकिंग रीमा मीरा रेशम इनके दौर में जो थी मूवीज वो देखी नहीं। अच्छा, चलिए, अब देखिएगा, पता ही नहीं, तब मैं देखूंगा, ज़रूर देखूंगा। अच्छा, रीमा हमारे मुल्क की एक बेहतरीन अदाकार हैं, बहुत ज़्यादा, और मीरा भी एक बेहतरीन अदाकार हैं, उनसे हम बहुत सारी ज़बानें सीखते हैं, और रेशम तो है ही रेशम की। अच्छा, सरमद, आपका फेवरेट सिंगर कौन है? जुनैद जमशेद, मुझे जब तक वो सिंगिंग करते थे, ठीक है, मुझे बहुत पसंद थे वो बचपन से, बहुत ज़्यादा। अली अजमत, जुनून के, जब तक वो जुनून का जो पूरा एक वो है बैंड, और उसके साथ जो भी उनका था प्रोडक्शंस थी, म्यूज़िक प्रोडक्शंस थी, बहुत कमाल थी। मुझे वो सज्जाद अली बहुत पसंद है। वो तो फैमिली है पूरी, वो तो कमाल यूनिवर्सिटी है वो भी, बिल्कुल। और बहुत ज़्यादा जो, मतलब मैं, आप ये समझ लें कि एक ऐसा सिंगर जिसको मैं कभी भी ना नहीं कह सकता सुनने के लिए, कि यार आज मूड नहीं है इनको सुनने का, नुसरत फ़तेह अली खान साहब। अच्छा, उनका तो मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, उनकी मैं बहुत सुनता हूँ उनको। आबदा परवीन साहिबा को मैंने लाइव सुना है। अच्छा, और कभी भी वो मुझे पता चल जाए दोबारा कि वो लाइव गा रही है तो मैं पहुँचूँगा। आबदा परवीन की कौन सी चीज़ जो है आपको ज़्यादा फेवरेट लगती है सुनने? उनका इनका अच्छा चीज़ सुनने में, जी, नारा मस्ताना बहुत पसंद है मुझे। फिर छाप तिलक, उनका बिल्कुल वो बहुत कमाल था। अरे लोगों तुम्हारा क्या मैं जानूं मेरा खुदा जाने, बहुत ज़बरदस्त, वो तो समा बांध देता है। उनका मैंने तो उनको लाइव सुना है, और फॉर्चुनेटली मैंने उनको लाइव सुना है। उनकी स्टेज अपीयरेंस जो है, वो जब बैठती हैं और जब वो गाना शुरू करती हैं, वो अपने आप में कमाल है। वो तो बिल्कुल ही मस्त हो जाती है। बिल्कुल वो तो आपके जो प्लेबैक सिंगर्स होते थे, उनमें से कोई फेवरेट आपका है पाकिस्तान? सर वो एक फरिया परवेज़, अच्छा, पतंगबाज जो बोकाटा वाले, वो ये सब वो है 90s के हैं, और वो दौर जो था म्यूजिक का हमारा बहुत कमाल का था। बिल्कुल बहुत ज़्यादा। और ये जितने भी आपने नाम लिए बहुत बड़ी बड़ी फैमिलीज से ताल्लुक़ रखते हैं। फरिया परवेज़ भी एक बहुत बड़ा नाम है। नाहिद सिद्दीकी क्लासिकल डांसर जो थी, ज़िया मुहिउद्दीन साहब की फर्स्ट वाइफ थी, उनके ही फैमिली से हैं ये फरिया परवेज़, और मेरे ख्याल से खालाजाद कज़न्स हैं।
तो आवाज़ें तो इनको अल्लाह पाक ने जिस तरह की दी हुई हैं, वो आरफा सिद्दीकी हो गई, फरिया परवेज़ हो गई। आपका फेवरेट कलर कौन सा है? ब्लैक पहनने में। और खाने में क्या चीज़ अच्छी लगती है सबसे ज़्यादा? आलू कीमा, आलू गोश्त। वो स्पेसिफिक वो मेरी अम्मा का बनाया हुआ। अच्छा। वो जिस तरह का बनाती हैं, आलू गोश्त का जो सालन होता है वो बस वो ही पसंद आता है मुझे। और कहीं खा लूँ तो शायद मुझे इतना वो नहीं मज़ा आता। कोशिश करता हूँ कम खाऊं, लेकिन मटर पुलाव बहुत पसंद है। अच्छा। चावल इतने खाने नहीं चाहिए, वजन बहुत बढ़ता है उससे। ब्राउन राइस खा लिया। हाँ, लेकिन मटर पुलाव ऐसा है कि अगर मैं तहिया भी किया हो ना कि नहीं खाऊंगा, सामने आ जाए तो फिर मैं खाने पड़ जाते हैं। यानी आपसे अगर कसम तोड़वानी हो तो मटर पुलाव रख दे मेरे सामने रख दे, मैं वो खा लूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। तो आप इसमें जो आलू गोश्त आप खाते हैं, गोश्त कौन सा, बड़े का है छोटे का? छोटे का सर, मटन। छोटे का। मछली वगैरह खाते हैं? मछली बहुत ज़्यादा। मछली मैं महीने में एक दफ़ा ज़रूर खाता हूँ। चिकन किस शेप में खाते हैं, मतलब वो बारबेक्यू? सर चिकन मुझे ज़्यादा जो पसंद है वो टिक्के की सूरत में पसंद है, ग्रिल्ड हुआ हुआ। राइट, चिकनाई फैट्स ना हो। बिल्कुल। और लेकिन सालन चिकन का जो होता है, नॉर्मल मुर्गी का सालन घर का बना हुआ, वो भी मैं बहुत शौक। तो चिकन देसी खाते हैं या ये मुश्तंडी जो होती है? सर ये जो मुश्तंडी जो आप कह रहे हैं यही होती है, देसी तो मिलता है, बहुत कम मिलती है। मैंने लेकिन अपने गाँव में खाई है सर। गाँव में खाई है। कैसे लगती है, उसका जायका कैसा? बहुत ज़बरदस्त, बहुत लगता है, देखने में लग रहा होता है जानदार चीज़ है। अदरवाइज तो ये तो पूरा एक भूस का ढेर पड़ा हुआ होता है। सिर्फ टेस्ट ही होता है उसको, वो मतलब लेकिन तो फिर भी कुछ ये सोच होती है सरमद कि मैं अभी क्योंकि अल्लाह पाक ने ज़िंदगी दी है तो इसको अच्छे मकसद के लिए हम इस्तेमाल करें, तो कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव है जहन में जो आप सोचते हैं कि अभी नहीं किया वो और मैं चाहूँगा कि ये भी पूरा करूँ? सर बहुत है। मटर पुलाव के अलावा मेरा जितना सीख सकूँ सर लोगों से, और वो सीख मुझे मिल सकती है लोगों के करीब रहने से। ठीक है। मुख्तलिफ लोगों के। ठीक है। और मेरी कोशिश रहती है कि मैं मुख्तलिफ लोगों से मिलता जुलता रहूँ, लर्निंग होती रहे जितना हो सके, कब्र तक सीखने का अमल जारी रहे। बिल्कुल। आप दीवारों से भी सीखते हैं। बिल्कुल। और जो कुछ मेरे पास है थोड़ा बहुत मैं उन लोगों को सिखा सकूं जो डिज़र्व करते हैं, जो मुझे लगता है कि जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है और उनकी हेल्प की, उनको सपोर्ट किया जा सके। नाज़रीन, सरमद जो है वो बहुत नरम दिल के मालिक हैं। नरम दिल ये यहाँ से ऐसे नरम नहीं, सॉफ्ट हार्टेड बंदे हैं और इनकी बहुत सारी मिसालें हैं, लेकिन वो हम इसलिए शेयर नहीं कर सकते कि कहा यह जाता है कि एक हाथ से दें तो दूसरे हाथ को भी पता ना चले। तो वो मेरे ख़्याल से फिर उसकी वो मोटिवेशन के लिए तो ज़रूर हम ये शेयर कर लेते हैं कि बहुत सॉफ्ट हार्टेड है। आप समझ गए होंगे कि क्या मतलब है। सरमद, आपका कोई हमारे नाजरीन के लिए थिएटर के हवाले से या स्टेज के हवाले से कोई टिप या कोई इस तरह की कोई ऐसी सलाह जो उनके काम आ सके बहुत ज़्यादा, जो शौक़ रखते हो? सबसे ज़्यादा हाँ, जो शौक़ रखते हैं, थिएटर का शौक़ है तो करें ज़रूर उसको ना, मतलब किसी भी शक्ल में किसी भी प्लेटफॉर्म पे जैसे हो सके करें। ठीक है। और पीछे मत हटें उससे। और दूसरा, सीखने की कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा। थिएटर एक ऐसी चीज़ है जो आपको ज़िंदा रखती है, आपको एक्टिव रखती है, आपको मेंटली फोकस्ड रखती है। और हर एक, अगर आप थिएटर स्टेज पे 500,000 लोगों के सामने खड़े होकर थिएटर या दास्तान गोई या किसी भी किस्म का परफॉर्मिंग आर्ट, आप किसी भी फॉर्म का परफॉर्मिंग आर्ट आप कर सकते हैं, तो आप फिर कुछ भी कर सकते हैं मेरी नज़र में। आप बड़ी से बड़ी मुश्किल को आप तो आप अगर हमारे चैनल के ज़रिए कोई आपसे रब्ता करना चाहे किसी भी किस्म की ऐसी सपोर्ट के लिए, मैं हाजिर हूँ। तो आप उसको बिल्कुल, मैं हाजिर हूँ। तो नाजरीन, सरमद से किसी भी किस्म की कोई क्वेरी हो, कोई सवाल हो, आप कमेंट में वो पूछ सकते हैं। थिएटर के हवाले से है या इवन जो अभी इन्होंने बात की कम्युनिटी की सर्विस में जो इन्होंने ट्यूबरकुलोसिस में काम किया है उसके हवाले से भी इन्होंने बात की, तो उस पर भी आप कमेंट में उसका जिक्र कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। और हमारी कोशिश होगी, जैसे हम हर बार कहते हैं कि हम ऑनलाइन अगर कुछ ऐसा कंडक्ट करवा सकें तो हम करवाएंगे, ताकि उसमें हमारी पब्लिक का, हमारी आवाम का फ़ायदा हो। इस
स्टेज पर हम सरमद का फॉर्मली शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। थैंक यू सो मच सरमद सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बुलाया, आपने अपना कीमती टाइम दिया हमें। सर बिल्कुल नहीं। और हम उम्मीद करते हैं कि आपने एंजॉय भी किया होगा। बहुत ज़्यादा, आपके साथ हमेशा मज़ा आता है, बातें आप बहुत अच्छी करते हैं। जो है वो नेक्स्ट टाइम कभी हम इस किस्म की कोई भी गैदरिंग होगी तो उसमें हम कोशिश करेंगे कि आपको फिर दोबारा से तकलीफ। मैं हाजिर होऊंगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप भी नहीं किया है, मैं आज करूँगा। नाजरीन, बहुत बहुत शुक्रिया अपना टाइम हमारे लिए निकालने का। आज आपने हमारे चैनल पर सरमद साबिर ख़ान का इंटरव्यू सुना और मुझे उम्मीद है कि आपने इसको बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा। इसके साथ साथ और नाजरीन, अगर आपने इसी तरह के इंटरव्यूज़ को मज़ीद एंजॉय करना है तो इस इंटरव्यू को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ इसको शेयर भी कीजिएगा ताकि जिन लोगों को इनका नहीं पता उनको इनके बारे में पता चले। और अगर जब पता चल जाए तो उसके बाद इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा, जैसे कि आज सरमद इसको जाकर सब्सक्राइब करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लवली पीपल रिक्लेम योर लेजेंड्स हुम यू फॉरगॉट के साथ रहने का ज़फ़र इकबाल इस वक्त आपसे इजाज़त चाहता है। अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।